हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि जनन होता क्या है। यानी ये चैप्टर का नाम हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। हमारा पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और इस पाठ में हम समझने वाले हैं जनन होता क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं और किन किन जीवों में किस प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जनन क्या होता है। तो हमारा हेडिंग सबसे पहला बनता है जनन होता क्या है। ठीक, जनन। तो जनन समझिए, जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ठीक, जनन होता क्या है हम लिख दे रहे हैं। जीवों द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। ठीक, जीवों द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो जनन समझ में आया ना कि यहाँ कोई जीव है, वह जीव जब अपने समान, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने समान जब बच्चे उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। गाय भैंस है, गाय भैंस अपने समान बच्चे को जन्म देती है। और पेड़ पौधे हैं, वैसे ही वो अपने समान पेड़ पौधों को जन्म देता है। और जो हमारे जीवाणु है, वायरस है, वो भी अपने ही प्रकार बच्चों को जन्म देता है। तो इस क्रिया को ही जनन हम कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जनन होता है कितने प्रकार का। तो जनन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा अलैंगिक जनन, जिसमें केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न करे, वो भी बिना किसी संयोग के। ठीक, बिना किसी लैंगिक संयोग के। तो इसमें हम लिखते हैं हमारा जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें केवल एक ही जीव बिना किसी लैंगिक संयोग से संतान को, इसमें केवल एक ही जीव बिना किसी लैंगिक संयोग से संतान को जन्म देती है, संतान को जन्म देता है या संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों अलैंगिक जनन समझ में आया। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें केवल एक ही जीव बिना किसी लैंगिक संयोग के। ठीक, होता क्या है, जैसे एक मनुष्य है, वह अपने संतान को बढ़ाने के लिए, अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए उसको संयोग की क्रिया करनी पड़ती है। यानी एक नर और एक मादा, मनुष्य जाति का एक नर और एक मादा
जब आपस में संयोग करते हैं तब जाके नए बच्चों की जन्म होती है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक ही जीव बिना किसी लैंगिक संयोग के अपने समान जब संतान उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अब आता है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है या किन किन जीवों में होता है। ठीक, तो इनका प्रकार हम लिखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है विखंडन। सबसे पहला हमारा होता है विखंडन। उसके बाद दूसरा हमारा होता है खंडन, और तीसरा होता है हमारा मुकुलन। और हमारा चौथा होता है बीजाणु निर्माण। और पांचवा हमारा होता है पुनरुद्भवन। और हमारा लास्ट में होता है कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन बोलते हैं इसको, कायिक प्रजनन, या इसको कायिक जनन भी बोलते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजन। ठीक, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और मुकुलन मतलब होता है कली। ठीक, कली नुमा, जिसको हम बोलते हैं बडिंग, इसको बोलते हैं बडिंग। और हमारा बीजाड़ को बोलते हैं स्पोर। ठीक, बीजाड़ को बोलते हैं स्पोर। और कोई चीज जब निर्माण होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। तो इसका हो गया स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, और हमारा पुनरुद्भवन यानी कोई चीज नष्ट हो जाए फिर से उसको बना दो, उसको बोलते हैं रीजनरेट। ठीक, तो पुनरुद्भवन को बोलते हैं रीजनरेशन भी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक, और हमारा लास्ट है कायिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको लिख देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये सब हमारे अलैंगिक जनन के प्रकार है। अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, बीजाणु निर्माण, पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन। ठीक, ये मुख्य रूप से इसके 6 प्रकार होते हैं। तो अब हम बारी बारी से इन सबको समझते हैं, ये 6 होते हैं कैसे और ये किन जीवों में होता है। ठीक, इसको अभी मिटाते हैं फिर इसमें लिखते हैं। तो समझते हैं हम विखंडन। पहला हमारा हेडिंग होगा विखंडन। ठीक, ठीक, हम विखंडन को समझते हैं, विखंडन होता है क्या है। ठीक, सबसे पहले ध्यान देना, जो हमारा ये विखंडन होता है ये केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक, जो विखंडन होता है ये एक कोशिकीय में होता है, और इनमें क्या होता है, इनका जो शरीर होता है वह खंडित होकर, हमने लिखा है ना विखंडन। विखंडन का मतलब सिंपल समझो कि खंडित होकर। ठीक, बी हटा दो, केवल खंडन को समझो खंडित होकर। लेकिन विखंडन होता किसमें है, तो इस बात को ध्यान रखना कि यह केवल एक कोशिकीय में होता है। ठीक, यह केवल एक कोशिकीय में होता है। लिखते हैं फिर समझाते हैं इसको। विखंडन यह प्रक्रिया केवल एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों में होता है।
जिसमें जिसमें जीव का शरीर, जिसमें जीव मतलब जनक, जिसमें जीव का शरीर खंडों में टूटकर नया जीव बनाता है, नया जीव बनाता है। ठीक। विखंडन होता क्या, यह प्रक्रिया केवल एक कोशिकीय जीव में होता है जिसमें जीव यानी जनक का शरीर क्या होता है, वो खंड में टूट जाता है और जितने खंड हुए रहते हैं प्रत्येक खंड एक नया जीव बनाता है। इस प्रक्रिया को ही हम विखंडन बोलते हैं। ठीक। अब समझते हैं विखंडन भी दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार समझते हैं। पहला हमारा होता है हमारा द्विखंडन। ठीक। और दूसरा हमारा होता है बहुखंडन। तो समझते हैं द्विखंडन होता क्या है। जो हमारा ये द्विखंडन होता है, इनमें क्या होता है, इनमें जीव का शरीर केवल दो खंडों में टूटता है। द्वि का मतलब दो, खंडन का मतलब खंड। ठीक। तो द्विखंडन के नाम से ही पता चल रहा है जो इस प्रकार के जीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, दो खंडों में टूटता है। ठीक। उनका शरीर केवल दो खंडों में टूटता है। और जो बहुखंडन के जीव होते हैं उनका शरीर दो से अधिक खंडों में टूटता है, यानी कोई नियमित नहीं होता, नहीं 3 4 5, 3 भी हो सकता है, 5 भी, 10 भी। ठीक। तो समझते हैं द्विखंडन होता है किन जीवों में। द्विखंडन में जैसे हमारा होता है पहला पैरामीशियम। ठीक। दूसरा हमारा होता है युगलिना। पैरामीशियम, युगलिना, और हमारा होता है अमीबा। ठीक। अब समझते हैं कि ये दो खंडों में टूटता कैसे, उसके बाद हम बताते हैं बहु। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल में ले लिया अमीबा, ज्यादातर एग्जाम्पल में अमीबा बताते हैं, तो अमीबा को समझते हैं हम। अमीबा होता क्या है, अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई शेप और साइज निश्चित नहीं होता है, मतलब उसका आकृति और आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार का हो सकता है। पर नॉर्मली समझ लो ये हो गया एक अमीबा, इसका आकार ऐसे समझ लो, ये एक अमीबा हो गया। अमीबा का ये हो गया केंद्रक, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। और यहाँ भरा है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिकीय द्रव्य, ये कोशिकीय द्रव्य भरे हैं, और ये बीच में हमारा केंद्रक है। जब इसको विभाजन की क्रिया करना होता है, जब यह अनुकूल अवस्था में आता है, अपने वातावरण के अनुरूप आता है, तो क्या होता है, इनमें वृद्धि होती है। ठीक। तो जो ये अमीबा हमारा इस आकार का थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक। जब ये अमीबा थोड़ा सा ऐसे होता है बाद में अनुकूल वातावरण आने के बाद, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है वो भी ऐसे इनकी शेप की तरह बढ़ता है। जैसे ये शेप है ऐसे ये केंद्रक फिर से विकसित होता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, यही एक अमीबा दो खंडों में टूट जाती है। दो खंडों में कैसा ये बता रहे हैं, देखना। अब ये अमीबा क्या होता है, जो इसका केंद्रक होता है ये दो खंडों में टूट जाता है। जो इसका अमीबा का बाहरी दीवार होता है ये दो खंडों में विभाजित होने के पूरे कगार पे आ जाता है, और दोनों का केंद्रक अलग अलग हो जाता है। फिर कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ये अमीबा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, अलग अलग। समझ, ये अब हमारा एक अमीबा से धीरे धीरे दो अमीबा बने, तो ये हमारा होता है द्विखंडन। ये सारे प्रोसेस को हम मिला के बोलते हैं इसको द्विखंडन। पहले एक अमीबा था, एक केंद्रक था, वह कुछ समय बाद विकसित किया, विकास किया अपने अंदर, फिर धीरे धीरे उसमें अलगाव का एक समझो माहौल होता है, वह इस अमीबा के अंदर आया,
यानी अमीबा जब सोचा भाई हम विकसित हो काफी बड़ा हो गए, अब अकेले चलना मुश्किल हो गया किसी कारण भी बस, तो उसने क्या किया, अपने शरीर को 2 खंडों में तोड़ दिया। ठीक, जब इनका शरीर 2 खंडों में टूटा तो 2 अलग अलग जीव उत्पन्न हो गए। अब ये जो दोनों इसके खंड है क्या करेंगे, ये अपना भोजन करेंगे, जब मतलब अपने भोजन को सही तरीके से लेंगे और धीरे धीरे ये एक विशालकाय अमीबा बनेंगे। फिर ये अमीबा क्या होगा, कुछ समय बाद ये भी 2 खंडों में ऐसे करके ये भी टूट जाता है। फिर यहाँ भी 2 अमीबा बनता है ऐसे, इसमें भी ऐसे 2 अमीबा बनेगा। ये तो स्टार बन गया भाई। वैसे भी अमीबा का कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होता। ठीक, अब समझना, ये हमारा प्लाज्मोडियम है। यह क्या करता है, यह भी इसी तरह विभाजन करता है, अपने शरीर को तोड़ता है। पर ये जो 2 खंडों में हुआ, यह 2 से अधिक खंडों में टूटता है, 3, 4, 5, ये 10 खंडों में। जब ये प्लाज्मोडियम टूटता है तो उससे एक बार में कम से कम नहीं 4, 5, 3 जो भी, पर 2 से अधिक जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम इस प्लाज्मोडियम को बहुखंडन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक खंड होते हैं। अब यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा आता है दूसरा खंडन विधि। अभी तक हमने विखंडन बताया, अब दूसरा हमारा होता है खंडन। तो समझते हैं खंडन क्या होता है। तो समझते हैं सबसे पहले खंडन होता क्या है। हमने जैसे बताया विखंडन, वैसे सेम खंडन। ठीक, सेम उसी प्रकार है, पर थोड़ा चेंजेज है, बस एक वर्ड का। देखते हैं इसमें, यह प्रक्रिया सरल बहुकोशिकीय जीवों में, सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है जिससे जीव अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़कर प्रत्येक टुकड़े से नए जीव उत्पन्न करता है। प्रत्येक टुकड़ा बड़ा होकर नया जीव बनाता है। ऐसा लिख लो, बड़ा होकर नया जीव बनता है। नया जीव बनता है। तो समझ में आया खंडन होता क्या है। जैसे खंडन वैसे हमारा विखंडन, दोनों सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यह एक कोशिकी में होता है और यह सरल बहुकोशिकी में होता है। केवल एक वर्ड का अंतर है, बस बहुकोशिकी और एक कोशिकी, केवल इस बात को याद रखना। पर सरल बहुकोशिकी, ये नहीं बहुकोशिकी हम भी हैं, हम में भी खंडन का प्रक्रिया होना चाहिए भाई, कि हम अलैंगिक विधि द्वारा जनन कर सकते हैं जिसमें खंडन होता है। हम बहुकोशिकी अपना हाथ काट के रख देंगे या अपना मुंडी काट के रख देंगे, फिर वहां एक नए अभिषेक तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो याद रखना, जो यह प्रक्रिया होती है यह केवल सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, इसके एग्जाम्पल में होता क्या। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं खंडन में जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है। इसके एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, पहला हमारा स्पाइरोगाइरिया। ये हमारा स्पाइरोगाइरिया है, जैसे एग्जाम्पल में।
पहला हमारा क्या हो गया, स्पाइरोगायरा। इसके एग्जाम्पल में हम जैसे कुछ शैवाल में भी होता है, कुछ शैवाल भी होते हैं, कुछ शैवाल। अब हम समझते हैं स्पाइरोगायरा में होता कैसे। ठीक, खंडन की जो विधि है यह स्पाइरोगायरा में कैसे होता है। अभी हमने मान लो अमीबा में बताया, सेम ऐसे प्लाज्मोडियम में होता है। तो अब हम अगला हेडिंग का एग्जाम्पल समझते हैं, स्पाइरोगायरा में जो हमारा खंडन की जनन की प्रक्रिया होती है खंडन विधि द्वारा, या कैसे होते हैं। तो अभी इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं इसमें। तो हम समझते हैं इसमें जो हमारा खंडन विधि होता है वो स्पाइरोगायरा में होता कैसे। तो खंडन हेडिंग था खंडन, और इसका एग्जाम्पल था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा तो स्पाइरोगायरा होता है क्या है, जैसे हमने तालाब में आप देखे होंगे, हाँ देखते हैं लोग, तालाब में एक होता है कि हरा हरा शैवाल नुमा संरचना होती है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं काई। सरल भाषा में देखा जाए तो हम काई बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं क्या होता है, जो सीमेंट की टंकियां बनी रहती हैं, उन टंकियों की दीवारों पे छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, हरे हरे संरचना निकली रहती, जो कि पानी में तैरता हुआ रहता है। हम देखते हैं जब हमारे आसपास कहीं तालाब है जहाँ पानी इकट्ठा और पानी साफ हो, ना कि एकदम गंदा, जब स्वच्छ पानी साफ रहेगा और काफी दिन का एकत्रित पानी रहता है, तो उसमें जो हमें शैवाल होते हैं, यानी जो ये हमारे स्पाइरोगायरा होता है, वो साफ साफ दिखाई देता है कि काई नुमा संरचना होती है, जो कि बड़े बड़े वो होता है क्या, एकदम घास की नुमा, एकदम पतला पतला संरचना होती है। और ऐसे पतली पतली संरचनाएं होती हैं। मान लो जैसे ये दीवार से हो गया, ये दीवार से ऐसे पानी में तैरता रहता है, ऐसे ऐसे संरचनाएं। अगर हम इन संरचनाओं को यहाँ से और यहाँ से इसको काट के अलग कर दे, इसको अलग कर दे, ठीक, पानी में, तो ये होता क्या है, ये वहां भी अपनी जनन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा के जिस स्पेस पे हम रखेंगे वह जगह वह पूरी तरह से फैल जाएगी उस जगह में। ठीक, ये हमारे स्पाइरोगायरा होता है, अगर हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिए, वह क्या होता है, काफी तेजी से फैलता है। तो स्पाइरोगायरा फैलता क्या है कि जो है, यानी यह पानी में पाया जाता है, यह एक शैवाल है, ठीक, इसको हम शैवाल बोल सकते हैं। यह एक पानी में पाया जाने वाला जो हमारा जीव होता है, यह खंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। ठीक, स्पाइरोगायरा हमारा खंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, जो कि हम ज्यादातर झीलों में देखते हैं, अपने आसपास की टंकियों में देखते हैं, काइनुमा संरचना होती है। ठीक, अब समझ में आया स्पाइरोगायरा होता क्या है, जनन कैसे करता है। तो सिंपल से समझना कि भाई जो हमारे आसपास की जो टंकी है, जाके देख लेना, उसी में काई वाई पड़ा होगा, उसमें देखना ऐसी पतली पतली हरी हरी संरचनाएं निकली रहेंगी, वही हमारा स्पाइरोगायरा हो। अब हम समझते हैं अगला हेडिंग हमारा था, अगला था हमारा जो है अब हमारा अगला हेडिंग आता है मुकुलन। ठीक, अगला हेडिंग क्या आता है हमारा, मुकुलन। ठीक, अब समझते हैं मुकुलन क्या होता है। ठीक, यह भी अलैंगिक जनन ही होता है। मुकुलन में होता क्या है, जब कोई जीव रहता है, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। जब जनक जीव के शरीर पर कलीनुमा या उभार जैसी संरचनाएं बड़ी होकर, यह संरचनाएं बड़ी होकर एक नया जीव अलग से बना लेती है, एक अलग नया जीव बना लेते हैं, एक अलग नया जीव
बना लेते हैं, ठीक, नया जीव बना लेते हैं। समझ आया? मुकुलन होता है क्या है? जब कोई जनक जीव है वह अपने शरीर में एक उभार या कलीनुमा संरचना बनाता है, फिर कुछ समय बाद या जब उसका पालन पोषण अच्छे से हो जाता है तो वह अपने पौधे से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आता है जैसे में हाइड्रा। क्या होता है हमारा? हाइड्रा यह एक समुद्री जीव है, या ईस्ट, ठीक, ईस्ट। अब समझते हैं हाइड्रा में जनन होता कैसे, ठीक। मान लो ये एक हाइड्रा हो गया हमारा, ठीक, ठीक, ये हमारा एक हाइड्रा हो गया, ये समझ लो हाइड्रा है। अब हाइड्रा में होता क्या है कि मान लो कहीं पे जैसे यहाँ पे एक ऐसी कलीनुमा या उभारनुमा संरचना बनती है, ठीक। कुछ समय बाद क्या होता है, यही संरचनाएं क्या होती है, ये जो संरचनाएं हैं ये संरचनाएं और बड़ी हो जाती हैं, ठीक। ये जो हमारी हाइड्रा की संरचना यानी कली की जो संरचना थी ये और बड़ी हो गई। और कुछ समय बाद ऐसे ही इसमें क्या होता है, ऐसे ये जीव एक नया मतलब जो एक जनक प्लांट है या जनक कोशिका है, जनक जीव है, या इसी जनक जीव की यानी जनक जीव की तरह ही ये पूर्ण रूप से बन के एक पौधे का निर्माण कर देता है, ठीक, एक प्लांट का निर्माण कर देता है, एक जीव का निर्माण कर देता है। फिर ये जीव भी इसी तरह बन जाता है, ठीक। तो ये हमारा हाइड्रा है। क्या होता है? हाइड्रा, ठीक। तो मुकुलन समझ आया? मुकुलन होते क्या है, जब कोई जीव या किसी जीव में उभारनुमा या कलीनुमा संरचना बनती है और वह कलीनुमा संरचना बड़ी होकर या वृद्धि करके अपने पौधे की तरह या अपने जनक जीव की तरह हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपने पौधे से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन, ठीक। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। अगला इसके बाद आता है हमारा बीजाणु निर्माण, ठीक। ठीक, अब हम समझते हैं बीजाणु निर्माण क्या होता है। ठीक, अब हम समझते हैं बीजाणु निर्माण होता क्या है। जब किसी जीव में, ठीक, यानी जब कोई जीव है वह बीजाणुओं के द्वारा जनन करता है, ठीक, वह क्या करता है? बीजाणुओं के द्वारा जनन करे, ठीक। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा। यानी जैसे कोई एक समझ लो जीव है, देखते हैं हम अपने यहाँ फफूद नाम का एक जीव होता है, ठीक, यानी फफूद वो जीव है, ठीक। फफूद को एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, भुकड़ी जिसको बोलते हैं भुकड़ी। कुछ समय में क्या होता है, अगर हम रोटी है और उस रोटी को मोड़ के अच्छे से 3-4 परत में मोड़ के उसको कहीं ऊपर रख दें, ठीक, कहीं ले जाके रख दें अच्छी जगह पे जहां हम बार बार आए जाए ना, तो होता क्या है, जो शैवाल होते हैं या फफूद होते हैं वो जाके उस रोटी पे बैठ जाते हैं। जब रोटी पे बैठते हैं तो उसके बाद जब उनको नमी मिलती है, अभी धूप में रख दोगे, देखते ना घर में क्या होती है, हमारे घर में जब अचार बनता है, खटाई बनता है तो उसमें भुकड़ी लग जाता है। उसको ले जाके लोग घाम यानी धूप में रखते हैं ना, ताकि धूप लगे, जो भुकड़ी लगे वो सही हो जाए। तो जो ये हमारा फफूंद होता है, यह बीजाणु निर्माण के द्वारा ये अपनी संतान को बढ़ाता है, पर बढ़ाने के लिए उसको नमी, जल और हवा, ये तीनों चीजें जब उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती है तब क्या होता है, वह जो हमारा फफूंद है, जो शैवाल है, वह जनन करके उस पूरे एरिया या उस पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में भुकड़ी कहते हैं। समझ में आया? अब हम लिखते हैं बीजाणु निर्माण होता क्या है। जब जीव
बीजाणु के द्वारा, जब जीव बीजाणु के द्वारा जनन करता है या अपनी संतान को बीजाणु द्वारा बढ़ाते हैं, बीजाणु द्वारा उत्पन्न करते हैं, संतान को बीजाणु द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बीजाणु निर्माण कहते हैं। और एग्जाम्पल में समझ लो, जैसे हमारा होता है क्या, फफूंद, ठीक, या कुछ सवाल, ठीक। फफूंद का मतलब सिंपल समझो भुकड़ी, ठीक। ये समझ में आ गया ये फफूंद जनन कैसे करता है। हमने बताया कि एक रोटी है, उस रोटी को 3-4 परत में मोड़ के उसको ले जाके कहीं नमी स्थान पे रखो, ऐसा नहीं धूप में रखोगे तो क्या होता है, धूप में ये अपनी जनन की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाते क्योंकि इनको नमी चाहिए। इसीलिए अचार व खटाइयों में भुकड़ी लग जाता है क्योंकि वह घर के अंदर रखे जाते हैं और उसमें नमी हो जाती है। फिर जब उसको हम घाम में धूप में रखते हैं महीने में 10 दिन में, तो क्या होता है, भुकड़ी पूरा खत्म हो जाती, यानी ये जो फफूंद होते हैं ये पूरे वहां से हट जाते हैं, ठीक। अगला हम समझते हैं, हमारा होता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन को होते क्या है, इसको हम समझा देते हैं, बस इसमें लिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो पुनरुद्ध भवन होता है क्या है, पुनरुद्ध भवन को इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक। हमने सबका इंग्लिश नहीं लिखा, छोड़ो, इसको बोलते हैं रीजनरेशन इंग्लिश में। रीजनरेशन का मतलब जैसे कोई चीज हुआ, हमारा यहाँ तक हाथ, मान लो ये हाथ हमारा कट गया, ठीक। कटने के बाद अगर हमारे अंदर रीजनरेशन की प्रक्रिया की क्षमता होगी, हमारे अंदर अगर रीजनरेशन करने की क्षमता होगी तो हम इस हाथ को फिर से ला सकते हैं। भवन में लिखना है कि यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो जीव या जिसमें जीव अपने खोए हुए अंग को, यानी अपने कटे हुए अंग को फिर से उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। जैसे कोई जीव है, उसका मान लो एग्जाम्पल में पहले हम जैसे हम लिख देते हैं छिपकली, ठीक। छिपकली समझने के लिए लिखो, छिपकली। दूसरा हमारा स्टार फिश, ठीक। अब होता क्या है, पुनरुद्ध भवन में हमने बताया वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने खोए हुए हिस्से को, ठीक, अपने शरीर के खोए हुए हिस्से को पुनः उत्पन्न कर सके, ठीक। अब होता क्या है, हमारा छिपकली होती है, छिपकली को हम देखते अगर उसमें उसके पूंछ पे हल्का सा प्रेस पड़ जाए, हल्का सा दब जाए, उसको ऐसा लगे कोई जीव हमको पकड़ा है, वो करता क्या, अपने पूंछ को वहीं से काट देता है या वहीं से तोड़ देता है या छोड़ देता है, ठीक। जो भी समझ लो, छिपकली अपने पूंछ को वहीं से छोड़ देती है और पूंछ कुछ देर ऐसे से टपकती है, फिर जब उसमें जीव नहीं रहता, यानी उसमें प्राण नहीं रहता, तो वह मृत हो जाती है। तो छिपकली बच के भाग जाती है, पर कुछ समय बाद 10, 15, 20 दिन बाद उसी छिपकली में फिर से पूंछ क्या होती है, आ जाती है। जब फिर से पूंछ आ जाती है तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, ठीक। यानी पूंछ कटी और खो गई, फिर से छिपकली के अंदर से एक पूंछ निकली और वह पूरी पूंछ बन गई, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक। ऐसे हमारे स्टार फिश में होता है, स्टार फिश यानी सितारा मछली जिसको बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर इसका कोई भाग कट गया, कट के खो गया, तो उसके कुछ समय बाद उसका वह भाग पुनः फिर से आ जाता है, ठीक। तो ये होता है हमारा पुनरुद्ध भवन। अगला टॉपिक हम समझते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक। अगला हमारा होता है कायिक प्रवर्धन, अगला टॉपिक। कायिक, इसको प्रवर्धन या प्रजनन भी बोलते हैं, ठीक। कायिक प्रजनन या कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई यानी किसी जीव का, ठीक, इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी विधि है, यह
एक ऐसी विधि है जिसमें बीज व बीजांड के बिना पौधे को तैयार किया जाता है। अब जैसे में लिखते हैं, जैसे हमारा हो गया क्या, गन्ना। ठीक, जैसे गन्ना, आलू के बाद हमारा होता है गुलाब या गुड़हल। उसके बाद हमारा होता है ब्रायोफाइटा। ठीक, ये हमारा होता है कायिक प्रजनन। तो हम समझते हैं इसमें होता क्या है। हमने बताया ये जो हमारा कायिक प्रजनन होता है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें बीज व बीजांड के बिना, कायिक प्रजनन सीधे समझो कि इसमें केवल पौधे यानी प्लांट तैयार किए जाते हैं बस। उसमें क्या होता है, यानी एक पौधा है, उसका बिना बीज बिना बीजांड के ही उस पौधे की या तो मतलब तने से काट लिया जाएगा, या पत्तियों द्वारा या जड़ों द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। ठीक, हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे हमारा गुलाब हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। और अपनी गांव के भाषा में समझो तो देखो बहुत से लोग लगाते हैं ना, कुंदरू हुआ, और ये हमारा होता है पटर या परवर। ठीक, तो इन सब का बीज नहीं लगाते हम लोग, क्या लगाते हैं, इन सब की केवल तने को हम काट के लगा देते हैं। आलू हमारा होता है, क्या आलू हम बीज लाते हैं आलू के? नहीं, केवल वह तना ही काट देते हैं, उस तने को काट के। यानी जो आलू हम खाते हैं वो तना होता है हमारा, जड़ नहीं, वो तना है। और उस तने को हम काट के बोते हैं, फिर जिससे नया पौधा उगता है और नई नई आलू निकलती है। ठीक, गन्ने का भी बीज नहीं बोते हम लोग, गन्ने का भी तना काट के लगाते हैं। गुलाब को उगाना होता है तो हम गुलाब को भी काट के उसकी डाल को लगाते हैं, यानी तने को। ऐसे गुड़हल में होता है, और ऐसे ब्रायोफाइटा होता है जो कि पत्तियों द्वारा होता है। ठीक, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पत्तियों द्वारा अपने प्लांट को जन्म देते हैं। ठीक, यानी जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है, एक पत्ती है, और वह उन पत्तियों के यानी जो पत्तियों के किनारे किनारे भाग होता है, उन पत्तियों द्वारा, उन पत्तियों के उस भाग से नया पौधा जन्म देती है। तो ये हमारा एक कायिक प्रजनन होता है। ठीक, इसमें हमने एग्जाम्पल बताया, गन्ना, आलू, गुलाब आदि ये सब कायिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कायिक प्रजनन का मतलब सिंपल समझो, कलम करके लगाना बस। ठीक, बाकी हम मिलते हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा लैंगिक जनन, जो कि अगले वीडियो में, यानी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा लैंगिक जनन। ठीक, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा।